बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का कॉर्ड रूल्स। कॉर्ड रूल्स क्या कहते हैं? कॉर्ड रूल हमें ये कहते हैं कि द इंफॉर्मेशन रूल। सबसे पहला इसका रूल है कि ये 12 रूल्स हैं एक्चुअल में जो कॉर्ड ने दिए थे। पहला जो रूल है इसका वो ये है तो द इंफॉर्मेशन रूल। इंफॉर्मेशन रूल में क्या होता है? दिस रूल थोड़ी सी इसकी क्या चीज? दिस रूल रिक्वायर खुद एक दैट बंदा था, उसने ये रूल्स दिए थे। उसने ये रूल्स इसलिए दिए थे कि जब तक ये कोई भी हमारे पास डेटाबेस, जब तक ये 12 रूल्स जो हैं वो मतलब वो नहीं बन सकता। तो रिलेशनल डेटाबेस बनाने के लिए ये 12 रूल मस्ट उसमें इंटीग्रेट होने चाहिए। ठीक है जी। तो पहला रूल है हमारे पास इंफॉर्मेशन रूल। द रूल रिक्वायर दैट ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी represented as data values in the rows and column of the table। पहला रूल ये है कि डाटा की जो इंफॉर्मेशन है वो हमने रोज और कॉलम में शो करनी है, जो कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है किसी भी डाटा की, और वो तमाम मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस इज द बेसिस ऑफ रिलेशनल मॉडल। ये बेस है रिलेशनल मॉडल की। उसके बाद रूल 2 है हमारे पास द गारंटेड एक्सेस रूल। एक्सेस रूल है, ठीक है, और श्योर एक्सेस रूल है। Every data value in a relational database should be accessibly logically by specifying the relation name, primary key value and the attribute name। अब जो भी हमारे पास डेटाबेस के अंदर वैल्यू होंगी वो रिलेशनल डेटाबेस में हम इजीली एक्सेस कर सकें लॉजिकली, किसी रिलेशन के नाम के थ्रू, प्राइमरी की के थ्रू, या फिर किसी एट्रीब्यूट नेम के थ्रू। ठीक है, ये हो गया जी दूसरा रूल। पहला रूल है कि इन्फॉर्म अच्छा, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा जी, चलें। अगला रूल है हमारे पास सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। अब हमारे पास क्या होना चाहिए? डीबीएमएस जो है मस्ट सपोर्ट करे नल वैल्यूज को और रिप्रेजेंट मिसिंग आर इन एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन। नल वैल्यूज को मस्ट रिप्रेजेंट करे ताकि पता चल सके कि मिसिंग या इन एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन कौन सी है। नल वैल्यूज मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम जीरो और स्पेसेस। नल वैल्यूज होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए जीरो और स्पेसेस से। द नल वैल्यूज मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप। नल वैल्यूज इंडिपेंडेंट होंगी डेटा टाइप से, और इट मीन्स दैट नल वैल्यूज फॉर ऑल टाइप आर द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि नल वैल्यूज हर तरह के उसके लिए टाइप के लिए सेम होंगी। रूल 4 ये कहता है कि एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग हो जो कि रिलेशनल मॉडल के ऊपर बेस कर रहा हो। The system catalog is the collection of relations that the DBMS maintain for its own use। सिस्टम कैटलॉग एक इंफॉर्मेशन होती है, कलेक्शन होती है रिलेशंस की, जो कि डीबीएस मेंटेन कर रहा होता है खुद ही। These relation hold the description of the structure of database। इन रिलेशंस के अंदर क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होती है डेटाबेस के स्ट्रक्चर की, और इन रिलेशंस को हम क्रिएट करते हैं own and maintained by डीबीएमएस के थ्रू ही हम इसको क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं। और इस इंफॉर्मेशन को जैसे हम कोई आम सा रिलेशन मेंटेन करते हैं, इसी तरह से यूजर कोई भी एक्सेस कर सकता है उस डेटा को डीबीएमएस से, और ये डिपेंड करेगा कि उस डेटा की कितनी प्रिविलेज दी गई है किसी भी यूजर को। यानी यूजर उस डेटा में से डेटा एक्सेस कर सकता है ऑनलाइन
और वो जो डाटा होगा उसको डीबीएमएस खुद मेंटेन कर रहा होगा, और उसके बाद यूजर उतना डेटा एक्सेस कर सकेगा जितनी उसको प्रिविलेज दी जाएगी, जितनी उसको इख्तियारात दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कंप्रीहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। कंप्रीहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल ये कहता है कि सिस्टम मस्ट सपोर्ट एटलीस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सिस्टम कम से कम ये वाले सारे फंक्शन को सपोर्ट कर रहा हो। डेटा की डेफिनेशन हो उसके पास, व्यू की डेफिनेशन हो उसके पास, डेटा मैनिपुलेशन के ऑपरेशंस वो कर सकता हो, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट उसने मेंटेन किए हो, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशन उसके पास हो। ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए। व्यू अपडेटिंग रूल का क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट रूल है व्यू अपडेटिंग रूल। ऑल व्यूज दैट आर theoretically updatable must be updatable by the system। जिन व्यूज को हम थियोरेटिकली अपडेट कर सकते हैं उनको सिस्टम भी अपडेट कर सके। ठीक है, हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट, यानी इसके अंदर हम इंसर्ट अपडेट और डिलीट के ऑपरेशंस कर सकें। अच्छा जी, यानी डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकें, सिंपल एक बात है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल हमें क्या कहता है? नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, एप्लीकेशन प्रोग्राम मस्ट रिमेन अनचेंज। एप्लीकेशन प्रोग्राम को कोई नहीं छेड़ेगा। when any changes are made in the storage representation or access method, जिस टाइम पे कि हम स्टोरेज के साथ छेड़ रहे हूँ, स्टोरेज के ऊपर काम कर रहे हूँ या एक्सेस मेथड्स के ऊपर काम कर रहे हूँ, तो उस टाइम एप्लीकेशन प्रोग्राम रिमेन अनचेंज होगा, उस टाइम पे उसको चेंज नहीं किया जाएगा। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल क्या कहते हैं? रूल नंबर 9 में the change that do not modify any data stored in that relation do not require changes to be made to application program। जो चेंजेस मॉडिफाई नहीं करेंगी और डेटा को स्टोर नहीं करेंगे रिलेशन में, उनके होते हुए हमें डू नॉट रिक्वायर चेंजेस टू बी मेड टू एप्लीकेशन प्रोग्राम, हमें किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल हमें क्या कहता है? इंटीग्रिटी कांस्टेंट मस्ट बी स्पेसिफाइड इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रिटी कांस्टेंट को मस्ट बी स्पेसिफाइड इंडिपेंडेंट, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होना चाहिए एप्लीकेशन प्रोग्राम से, यानी जो डेटा की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन कैसे की जाएगी, उसके अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम का कोई रूल ना हो। ठीक है, वो उससे इंडिपेंडेंट हो। अच्छा जी, रूल नंबर 11 हमें क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल, यानी अब डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी इंडिपेंडेंटली होगी। Existing application should operate successfully when the data is distributed। जो existing applications होंगी वो independently operate कर रही होंगी जब data distribute हो रहा होगा। Distribution should not affect the functioning of application। अच्छा, सिंपल बात है कि हम डाटा किसी भी लोकेशन पे रखते हैं, डाटा को कोई भी प्रोग्राम कंट्रोल कर रहा है, कोई एप्लीकेशन रन हो रही है, इन सब के बावजूद हमारी एप्लीकेशन की फंक्शनिंग इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल में ये बात है। नॉन सबवर्जन रूल क्या कहता है? लास्ट रूल है रूल नंबर 12। अच्छा जी, डेटाबेस सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी कैन नॉट बी बाईपास्ड। अब डेटाबेस की जो सिक्योरिटी है और इंटेग्रिटी है इसको कोई बाईपास नहीं कर सकता। अगर कोई इसको बाईपास करेगा तो वो फिर रिलेशनल डेटाबेस नहीं होएगा, वो कुछ और होएगा, क्योंकि ये इसका रूल 12 है जिसको सेटिस्फाई करना मस्ट है। रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी क्या होती है? इन सब चीजों को हम पढ़ चुके हैं, बस एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी होती है, डेटा इंटेग्रिटी मीन रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। डेटा कितना रिलायबल है, एक्यूरेट है, इसको हम डेटा इंटेग्रिटी बोलते हैं। और इंटेग्रिटी रूल्स आर डिजाइन टू कीप द डेटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट।
तो ये जो इंटेग्रिटी के रूल्स हैं ये किस लिए डिजाइन हुए हैं, डेटा को कंसिस्टेंट और करेक्ट रखने के लिए। अच्छा, ये रूल्स एक्चुअल में काम करते हैं जैसे कि कोई चेक चेक को होता है, चेक एंड बैलेंस होता है किसी भी डाटा को इंटर करने के लिए, एज अ चेक एंड बैलेंस के तौर पे ये काम करते हैं, ठीक है। और डाटा इंटीग्रिटी की फॉलोइंग कैटेगरीज हैं, एंटिटी इंटेग्रिटी आती है इसमें, डोमेन इंटेग्रिटी आती है और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी आती है इसमें। अब इनको एक्सप्लेन किया गया है, एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होती है, डोमेन इंटेग्रिटी क्या होती है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है। एंटिटी इंटेग्रिटी सिंपल हम एंटिटी के मतलब इंटेग्रिटी है। एंटिटी इंटेग्रिटी रूल इंश्योर दैट द प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल डाटा। एंटिटी के अंदर कोई भी प्राइमरी की जो होगी एंटिटीज की वो नल वैल्यू ना रखती हो, ठीक है। एंटिटी इंटेग्रिटी में ये आएगा। और एंटिटी इंटेग्रिटी को हम रो इंटेग्रिटी भी बोलते हैं। पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई टॉप रिलेशन। अच्छा, इसकी रीजन समझ लें कि क्या है। एंटिटी इंटेग्रिटी की वैल्यू अगर नल होगी तो हम रिलेशनशिप का जो वैल्यूज होती हैं, जो टपल होता है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए इंटेग्रिटी एंटिटी इंटेग्रिटी की वैल्यू नल नहीं हो सकती कभी। अच्छा जी, डोमेन इंटेग्रिटी क्या है? A set of values that can be stored in a column is called a domain. डोमेन इंटेग्रिटी में क्या मतलब है? डोमेन हमने कहा था जैसे रोल नंबर होते हैं, रोल नंबर एक डोमेन है स्टूडेंट की, ठीक है। इसी तरह से फादर नेम, नेम उसका एक डोमेन है। तो डोमेन इंटेग्रिटी में ये कह रहे हैं कि कॉलम की जो वैल्यू स्टोर होंगी उनको हम डोमेन कहते हैं। और वहां पे जो वैल्यूज होंगी ऑब्वियसली वो वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, वैलिड वैल्यूज होनी चाहिए। अगर वो वैलिड वैल्यूज नहीं होंगी तो फिर डोमेन इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। मतलब जिस डोमेन की वैल्यूज हैं वही चीज वहां, नेम की जगह हम रोल नंबर नहीं लिख सकते और रोल नंबर की जगह नेम नहीं डाल सकते। अगर ऐसा करेंगे तो डोमेन इंटेग्रिटी फेल हो जाएगी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है? रेफरेंस से आपने याद रखना है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी preserve the defined relationship between tables when record are added or deleted. हाँ जी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मेरा पता नहीं क्यों बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा, मुझे नहीं समझ आ रही, सिग्नल तो मेरे फुल है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी हमें बताती है कि जो प्रिजर्व करती है डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स व्हेन रिकॉर्ड आर एडिट और डिलीटेड। ये प्रिजर्व करती है डिफाइंड रिलेशनशिप को। फॉर एग्जांपल दो टेबल्स हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप था उसको मेंटेन करती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। जब किसी भी रिकॉर्ड को हम ऐड करें या डिलीट करें, इट इंश्योर द प्राइमरी की वैल्यूज आर कंसिस्टेंट अक्रॉस द टेबल। ये इंश्योर करेगी कि जो प्राइमरी कीज हैं उनकी जो वैल्यूज हैं टेबल के अक्रॉस वो सेम रहें, ठीक है। ये चीज है। आगे है हमारे पास डेटाबेस लैंग्वेजेस। डेटाबेस डेटा सब लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। डेटा की लैंग्वेजेस के अंदर डेटा की सब लैंग्वेजेस के दो पार्ट होते हैं, डीडीएल और डीएमएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डेटाबेस स्कीमा। डीडीएल यूज होता है डेटाबेस स्कीमा के लिए और डीएमएल यूज होता है रीड एंड अपडेट द डेटाबेस। डीएमएल मैनिपुलेशन का मतलब ही यही है कि डाटा को हम मैनिपुलेट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। तो डीएमएल इज यूज्ड टू रीड एंड अपडेट द डेटाबेस और डीडीएल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डेटाबेस स्कीमा। डीडीएल हमेशा डेटा डेफिनेशन है तो डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन करेगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं
आगे नेक्स्ट पेज पे तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज उसको बोलेंगे, ऐसी लैंग्वेज जो कि डेटाबेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करने के लिए हेल्प करती है, उसको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। और डेटा मैनिपुलेशन के ऑपरेशन कौन से होते हैं? इंसर्ट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, रिट्रीव करना, ये सारे ऑपरेशंस हैं इसके। डीएमएल जो होती है बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक प्रोसीजरल डीएमएल होती है और एक नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। प्रोसीजरल डीएमएल में क्या होता है? इट रिक्वायर अ यूजर टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड डाटा एंड हाउ टू गेट द रिक्वायर्ड डाटा। ये किसी यूजर को स्पेसिफाई करती है कि रिक्वायर, अच्छा जी, इट रिक्वायर अ यूजर टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड डाटा। इसको एक यूजर चाहिए होता है जो स्पेसिफाई करे कि उसको कौन सा डाटा चाहिए, एंड हाउ टू गेट द रिक्वायर्ड डाटा, और कैसे उसने वो डाटा एक्सेस करना है। ठीक है, प्रोसीजरल डीएमएल इसमें ये होता है कि यूजर चाहिए होता है इसको जो ये स्पेसिफाई करे कि रिक्वायर्ड डाटा उसको कौन सा चाहिए और वो कैसे एक्सेस करना चाहता है। नॉन प्रोसीजरल डीएमएल जो होती है, इट रिक्वायर अ यूजर टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट द डाटा। यूजर ये तो स्पेसिफाई करेगा कि उसको क्या चाहिए, लेकिन ये नहीं स्पेसिफाई करेगा कि कैसे चाहिए। ठीक है, नॉन प्रोसीजरल में। अच्छा जी, उसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा आ जाता है। रिलेशनल अलजेब्रा इज प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, और अक्सर मैंने देखा है ये पेपर्स में। रिलेशनल अलजेब्रा प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल नहीं है। अच्छा, आगे देखते हैं, इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हैं। इसकी जो 4 लाइनें रिलेशनल अलजेब्रा की, is procedural query language that processes one or more relation to define another relation without changing original relation। प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है जो प्रोसेस करती है एक या एक से ज्यादा रिलेशन को और डिफाइन करती है दूसरे किसी रिलेशन को, लेकिन चेंज नहीं करती विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल रिलेशंस। किसी रिलेशनशिप को ये चेंज नहीं करती। ठीक है, डिफाइन जब कर रही होती है। तो ऑपरेंट एज वेल एज द रिजल्ट आर रिलेशन। ऑपरेंट्स और जो इसके रिजल्ट्स होते हैं उनको हम रिलेशन बोलते हैं। The output of one operation can become the input of the another operation to create a nested expression in relational algebra। अब क्या होता है कि किसी चीज का इनपुट किसी दूसरे चीज का किसी एक ऑपरेशन का आउटपुट जो होता है वो हो जाता है, इनपुट बन जाता है किसी दूसरे ऑपरेशन के लिए और क्रिएट करता है एक नेस्टेड ऑपरेशन, नेस्टेड एक्सप्रेशन क्रिएट करता है रिलेशनल अलजेब्रा में। इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर बोलते हैं। अच्छा जी, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। इसके अंदर 2 कैटेगरीज है ऑपरेशंस की। ऑपरेशन अप्लाई कैसे होता है या ऑपरेशन क्या है कि वैल्यूज के दरमियान किस तरह से वर्किंग होगी। तो ऑपरेशन हमारे पास जो है रिलेशनल अलजेब्रा के वो 2 तरह के होते हैं, यूनरी ऑपरेशंस और बाइनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन सिंपल बात है कि यूनरी ऑपरेशन में एक रिलेशन इन्वॉल्व होगा और बाइनरी ऑपरेशन में 2 रिलेशन इन्वॉल्व होंगे, पेयर ऑफ रिलेशन इन्वॉल्व होगा। यूनरी ऑपरेशन में हमारे पास जो 2 ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं? सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। ठीक है, वो किसी चीज की या सिलेक्शन करेगा या प्रोजेक्शन करेगा, इसको यूनरी ऑपरेशन कहेंगे। और बाइनरी ऑपरेशन में हमारे पास 3 चीजें आती हैं फर्दर, यूनियन आता है, सेट डिफरेंस आता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। अब सिलेक्शन ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन से हैं? द सिलेक्शन ऑपरेशन इज अ यूनरी ऑपरेशन। सिलेक्शन ऑपरेशन एक यूनरी ऑपरेशन है। द सिलेक्शन ऑपरेटर इज सिग्मा। सिग्मा जो है हमारे पास एक सिलेक्शन ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम सिलेक्शन करेंगे।
इट एक्ट लाइक अ फिल्टर ऑन अ रिलेशन, ये ऐसे एक्ट करता है जैसे कि कोई फिल्टर हो किसी भी रिलेशन के साथ, ठीक है। इट रिटर्न्स ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ टपल्स, ये हमें रिटर्न करेगा सिर्फ कुछ नंबर ऑफ टपल्स। इट सेलेक्ट द टपल्स यूजिंग अ कंडीशन, और ये कैसे टपल को सिलेक्ट करेगा, एक कंडीशन यूज करके, और कंडीशन हमारे पास अपेयर होगी एज अ सबस्क्रिप्ट। अच्छा, और कैसे आप देखें कि सिग्मा, सिग्मा के साथ एक सबस्क्रिप्ट है, छोटा सा सी लिखा हुआ है, और सी के अंदर आर है। आर कोई भी रिलेशन है जो डिफाइन किया जाएगा, और ये रिटर्न करेगा ओनली दोज टपल इन आर दैट स्पेसिफाइज कंडीशन सी। अब सिग्मा ने कंडीशन देखनी है सी, और रिटर्न करेगा आर। आर जो रिलेशनशिप होएगा उसको, जो इस कंडीशन को स्पेसिफाई कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो रिटर्न करेगा। अब कंडीशन में कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन, कंडीशन सी के अंदर क्या हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेटर हो सकते हैं दैट ऑपरेट ऑन द एट्रीब्यूट ऑफ आर, जो ऑपरेट कर रहे होंगे आर के एट्रीब्यूट्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हैं एंड, आर और नॉट, और यूज द ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन, और हम ट्रुथ टेबल को यूज करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशंस के लिए। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, अज्यूम अ रिलेशन, एक हम रिलेशन एज्यूम करते हैं एम्प्लॉय का, इसके फॉलोइंग टपल्स हैं, ठीक है, इसकी कुछ रोज हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज हु आर इन सीएस डिपार्टमेंट। अब हमने सिलेक्ट करने सिर्फ वो टपल्स जो सीएस डिपार्टमेंट की हैं। तो अब सबसे पहले सिग्मा लगेगा, सिग्मा के साथ कंडीशन सी, सी कंडीशन हम मेंशन करेंगे। कंडीशन कैसे मेंशन करेंगे कि जो कॉलम का एट्रीब्यूट का नेम है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर लगेगा, लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा हमारा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर नहीं, सॉरी, कंपैरिजन ऑपरेटर लगेगा, क्योंकि हम उस टेबल में से वो चीजें कंपेयर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर। तो हमने किया डिपार्ट, अच्छा जी, क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, बस हम लोग थोड़ा सा ही और करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन था हमारे पास कि ये जो टेबल है, मिनट रहते हैं आप। टेबल में से आपने सिलेक्शन ऑपरेशन लगाना है, और सीएस डिपार्टमेंट के बारह। जी जी, एक्चुअली बार बार हो जाता